परम शक्ति बड़ा देव को नमन से जोहार करता हूँ। साथ ही इस राजराजेश्वरी गाई के प्रांगण में राजराजेश्वरी गाई को नमन व जोहार। बाजू में हमारी माई नर्मदा भी है, नर्मदा, उनको भी नमन से व जोहार करता हूँ। साथ ही हर वर्ग और समुदाय के जो इष्ट हैं उन सभी को नमन से व जोहार करते हुए आज आखिरी बेला में चूँकि अध्यक्षता थी आज की, मैं पहुंच नहीं पाया। ऐसे मौके पर अध्यक्षता तो बाद में ही करते हैं, तो बाद में ही बोलते हैं। उसी लिहाज से समझ लो कि मुझे अंतिम बोलने का अवसर दिया गया है। और साथ ही जो आयोजक समितियां हैं, विभिन्न आयोजक समितियां जिसमें हर वर्ग और समुदाय जो गोनियन व्यवस्था के हिस्से रहे हैं, लोहार, बैगा, अहीर, गदरिया, तमाम तरीके के जो उपजातियां रही हैं हमारी, जो गोनियन व्यवस्था की हैं, ऐसे सभी आयोजक साथियों को मैं नमन से व जोहार करता हूं। साथ ही बहुत सारे जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने साथियों में मुझे लगा है कि हमारे जब शुरुआत कर रहे थे यहाँ 10, 20, 50 लोग होते थे, तो दुर्गावती जयंती या और भी अवसर होते थे, ऐसे में प्रेम सिंह मरावी जी यहाँ पर उपस्थित होते थे। तो ऐसे साथी जो स्वर्गीय उनको भी नमन से व जोहार करता हूँ। और साथ में हमारे एक प्रबुद्ध साथी हैं सुदेश सिंह टेकाम जी, जो आज भी हम लोग मिलजुल के गोंडी भाषा के मानकीकरण पर लगातार काम कर रहे हैं कि गोंडी भाषा का मानकीकरण हो जाए। तो ऐसे साथी को भी नमन से व जोहार करता हूँ। और पुराने नए साथी जो हमारे बीच में हैं, जिनका चेहरा नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बड़े हौसले के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी मैं अपनी ओर से सेवा जोहार करता हूँ। और जो यहाँ पर जीएसयू के साथी जो नौजवान अपने कला के प्रदर्शन के साथ और भी जो जोश दिखा रहे हैं, ऐसे जोशीले साथियों को भी नमन सेवा जोहार करता हूँ। हमारे पंडे पुजारी जो दिन रात धर्म संस्कृति के मामले में अपने आप को समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ऐसे धर्म संस्कृति के जो धर्म मानने वाले पुजारियों को भी सेवा जोहार करता हूँ। और साथियों, आज एक विशेष पर्व 9 अगस्त है, और 9 अगस्त की शुरुआत के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को अवगत करा ही दी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से शॉर्टकट में छोटे से परिचय के रूप में, छोटे सी बात के रूप में आप लोगों को बता देना चाहता हूं आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। साथियों, आप लोगों को जानकारी हो कि दुनिया के लेवल में छोटे छोटे बड़े देश थे, और वो छोटे बड़े देश एक दूसरे के ऊपर हमला करके किसी की जमीन छीन लिया करते थे। कोई पूरी तरीके से सारी दुनिया में अराजकता था। अराजकता का परिणाम हुआ द्वितीय पहला विश्व युद्ध होने के बाद 42 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ बुद्धिजीवियों में, दुनिया के बुद्धिजीवियों में एक चिंता होने लगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। एक देश दूसरे देश को कब तक मारता रहेगा, उसकी जमीन छीनता रहेगा, उसका शोषण करता रहेगा। और इसलिए ऐसा ना हो, यह सोच विचार करके बहुत सारे देशों के राज प्रमुख या बुद्धिजीवी मिलकर बैठे और उन्होंने कहा कि एक समिति का गठन किया जाए, विश्व लेवल पर एक समिति का गठन किया जाए, संस्था का गठन किया जाए, जिसका नाम बाद में साथियों, चूंकि ढेर सारे राष्ट्र थे, इसलिए ढेर सारे देश थे, इसलिए उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया।
साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया, इसके बाद उसके रूल रेगुलेशन बने, नियम कायदे बने, और उस नियम कायदे में कहा गया कि भाई इसका एक कोष भी होगा, दुनिया की सारी करेंसी एक जगह होगी जो विश्व बैंक के रूप में स्थापित होगी। साथियों उसकी विश्व शांति सेना होगी, जो दुनिया के हर देश के लोग अपनी अपनी हिस्से की सेना उस विश्व शांति सेना में देंगे। तो इस तरीके से साथियों भारत भी, अपना भारत देश भी उसका हिस्सा था, और उस हिस्से के कारण साथियों वहाँ हमारी भी आज भी सैनिक हैं, लगभग 10,000 सैनिक वहाँ पर हमारे लोग हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, हर जगह के। तो जिस तरीके, और सब जगह की करेंसी भी है वहाँ। तो कुल मिला के एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महापंचायत जिसको कहा जा सकता है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। साथियों बात आगे चलती रही, उठते बैठते रहे, अब लड़ाई और दंगे के ऊपर बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाता था और बोलता था कि तुम हल्ला गुल्ला नहीं, किसी का कुछ नहीं करना, किसी से लूटना मत, ये करना वो मत करना। ऐसा सोच के साथियों, ऐसा सोच के फिर धीरे धीरे सारी दुनिया एक दूसरे के कमान में आई। तो लगभग 192 देश इसके हिस्सेदार बने। बहुत सारे देश आज भी उसके हिस्सेदार नहीं, उसके सदस्य आज भी नहीं है। तो वो अराजक टाइप का कारोबार फिर भी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश है, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे ताकतवर देश हैं, इसलिए सबको थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है। कभी एक दूसरे देश के ऊपर लड़ाई होती है तो उसमें समझौते का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। साथियों आपने सुना होगा यूनिसेफ, विश्व बैंक और तमाम तरीके के जो चीजें हैं वो सब संयुक्त राष्ट्र, किसी देश को यदि तकलीफ होती है आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, तो विश्व बैंक के माध्यम से आप लोगों को वहां से सहायता मिलती है। कोई भी देश हो, जिस देश में तकलीफ होगी तो विश्व बैंक की तरफ से वहाँ पूंजी या स्वास्थ्य सहायता ये वहाँ पर पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि एक एग्रीमेंट है, एक उस महापंचायत की एक का संविधान है कि जो सदस्य देश हैं एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये रही साथियों ये बात। अब हम आगे चलते हैं। ये 1942 के बाद 45 में इसकी रचना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि लड़ाई झगड़ा समाप्त करने के लिए एक जो रास्ता बना था वो संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है साथियों। फिर दुनिया के विद्वान, दुनिया के लोग सारी दुनिया में देखते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन लोग हैं। तो सारे दुनिया, केवल भारत नहीं, सारे दुनिया की नजर जंगल और पहाड़ों में आदिवासियों की तरफ जाती है। उनने कहा कि ये देश यदि, दुनिया यदि इतना आगे बढ़ा है, खाने पीने अच्छा जीने लगा है और अच्छे मार्गदर्शन में विज्ञान से तरक्की करने लगा, संस्कृति में तरक्की करने लगा, ऐसे तरक्की पसंद तरक्की कैसे हुई, इस पर चिंतन होना चाहिए। तो सोच विचार निकला कि हमारे पुरखे कौन हैं, और वो पुरखे जिनके माध्यम से हम विकास के अंतरिक्ष में पहुंच गए, विकास की यात्रा करते करते मतलब नंगे रह के और अब कपड़े पहनते हुए अंतरिक्ष यात्रा करने लगे। तो उसके जड़ में कौन है? तो उसके जड़ में साथियों चिंतन मंथन के बाद निकला कि उसके जड़ में आदिवासी समुदाय है, जिसने दुनिया को चारा चिनाया। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इसका सलीका साथियों इसी आदिवासी समुदाय ने सिखाया। तो ये बात बहुत सारे चिंतक विचारक होते हैं, उनके दिल दिमाग में आता है कि नहीं, इनका सम्मान होना चाहिए, ये विलुप्त ना हो जाए। जिनकी संस्कृति, जिनके मार्ग पर हम इतना विकसित हुए हैं, और इसलिए इनको संरक्षित करना जरूरी है, इनको सुरक्षित करना जरूरी है। नहीं तो ये समूल नष्ट हो जाएंगे तो फिर बाकी जो आगे इनसे जो ज्ञान मिलने वाला है ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसलिए साथियों ये चलता रहा। इसके बाद ये 1982 में साथियों जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ। जिनेवा में सम्मेलन हुआ, उस
वही संयुक्त राष्ट्र संघ का उस जिनेवा के सम्मेलन में यह तय हुआ कि हमारे पुरखों को, जिन्होंने दुनिया को मार्गदर्शन दिया है, ऐसे पुरखों के रास्ते को, इन पुरखों के रास्तों को सुरक्षित किया जाए। इनके धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति, परंपराएं, रूढ़ी, ये सारी चीजों को संरक्षित किया जाए, जो भविष्य में हमको यदि दिग्भ्रमित होंगे, हम इधर उधर यदि हमें आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो उनके ज्ञान का हमको फायदा मिलेगा। ये सोच के साथियों, उनके धर्म, संस्कृति संरक्षण और इनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए साथियों उन्होंने कहा कि आदिवासियों की चीजों को संरक्षित किया जाए, आदिवासी की जो भी आइडेंटिटी है, जो भी पहचान है, उसको संरक्षित किया जाए। ये वहां पर निर्णय हुआ। 9 अगस्त 1982 में जिनेवा में सम्मेलन हुआ और वहां पर एक घोषणा हुई कि नहीं, दुनिया में हमको यदि इनको प्रिजर्व करना है, यदि इनको संरक्षित करना है, तो हमको विश्व के सारे देशों में जो सदस्य देश हैं वो अपने देश के आदिवासियों की हर चीज को सुरक्षित किया जाए। हर एक चीज को, भाषा को, धर्म को, संस्कृति को, साहित्य को, जो भी चीजें हैं उनके आइडेंटिटी के, उनकी पहचान के, उसको सुरक्षित किया जाए। ये बात वहां पर तय हुई साथियों। अब तय तो हो गई, दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसका अमल भी शुरू कर दिया कि इनको मरने से बचाया जाए, इनके धर्म, संस्कृति संरक्षण को संरक्षित किया जाए। ये सब दुनिया में हुआ। लेकिन भारत में आप लोगों को बता दें, सदी तकलीफ की बात है, भारत में इसकी जानकारी कुछ एक चंद लोगों को, जो सत्ताधीश थे, उन लोगों को मालूम थी कि विश्व में भी कोई आदिवासियों के हित में सोचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई विचार किया है। बहुत सालों तक, कई सालों तक साथियों ये रिपोर्टिंग देना पड़ता है हर वर्ष। जैसे आज बैठे हैं हम लोग, तो आज के जैसे हमको भारत सरकार कायदे से तो ये कार्यक्रम भारत सरकार की होना चाहिए, हर स्टेट में, हर जिले में जिले की सरकारों को होना चाहिए। लेकिन ये अब हमको करना पड़ रहा है। उसका कारण मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी थी कि हमने इतने सालों में आदिवासियों के लिए क्या किया, इसकी रिपोर्टिंग बना के, इसकी समीक्षा बैठक करके कि हमने इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके आर्थिक स्थिति के लिए, इनके धर्म के लिए, इनकी संरक्षण संस्कृति के लिए हमने क्या किया, इसकी रिपोर्टिंग राष्ट्रपति के माध्यम से मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को जाना चाहिए। लेकिन नहीं गया। कई सालों तक, वर्षों बीत गए, हमें गुमराही में रखा गया। हम लोग भी शुरुआती दौर में इतने पढ़े लिखे जानकार लोग नहीं होते थे, या जानकार मतलब विकास की सीढ़ी में धीरे धीरे कर रहे थे, साहित्य से, संस्कृति से धीरे धीरे मतलब जान पहचान कर रहे थे। ऐसे समय में साथियों, जब ये रामदयाल मुंडा, जो झारखंड के हैं, एक साहित्यकार है, बहुत बड़े साहित्यकार, वो अमेरिका में शायद किसी साहित्य के माध्यम से वहाँ पर कोई सम्मेलन रहा है, वहाँ पहुँच गए तो उनको विभिन्न देशों के आदिवासी लोग वहाँ अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी संस्कृति प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने साहित्य की बात कर रहे हैं। तो इनको लगा कि यार हमारे देश में, हमारे देश के तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो साथियों को हल्ला गुल्ला करने लगे। तो भारत सरकार को मजबूरन कहना पड़ा कि हमारे यहाँ आदिवासी नहीं रहते, हमारे यहाँ आदिवासी रहते नहीं हैं। लिखा पढ़ी हुई रामदयाल मुंडा और बहुत सारे जो कुछ लोग साहित्य के माध्यम से पढ़े लिखे, इसके बाद उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया कि भाई कैसे नहीं रहते, हम तो आदिवासी हैं। खुद रामदयाल मुंडा आदिवासी थे, बोले कैसे नहीं है आदिवासी। तो बहुत लंबे समय तक हमको गुमराही में डाल के कि भारत देश में आदिवासी रहते नहीं। तब साथियों एक मापदंड तय किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक मापदंड तय किया कि क्या ये मापदंड के लोग घुंघराले बाल वाले, काले, ठिकने, चपटी नाक वाले, इस तरीके के लोग आपके देश में रहते हैं कि नहीं रहते। तो उन्होंने मापदंड तय किया और मापदंड को बोला कि तुम सर्वे करो सारे देश में कि कितने कहाँ रहते हैं। तो जब साथियों धीरे धीरे सर्वे हुआ तो पता चला कि यहाँ तो 1000
किस्म के जनजातियां हैं और उनके रंग रूप वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मापदंड के हिसाब से है। तब कहीं जाकर साथियों पहली बार झारखंड में ये विश्व आदिवासी दिवस को मनाया गया। अब वहाँ मनाया गया, हमारी इधर तो हवा ही नहीं थी। 2003-4 तक भी हमको ही पता नहीं था कि विश्व आदिवासी दिवस क्या होता है। जब झारखंडियों के साथ हमारा संपर्क हुआ, झारखंड के लोग बोले ऐसी बात है, फिर हमने रामदयाल मुंडा का साहित्य पढ़ा, इधर तमाम तरीके के साहित्य पढ़ा। इसके बाद पता चला कि सरकार ने अभी तक हमको गुमराह करने का काम किया, तत्कालीन सरकार रहे हैं चाहे अब की सरकार रहे। तो हमने वहाँ को देख के कि आप लोग भी मनाओ, हम सब जगह सारे देश भर में मनाने लगेंगे, तब आपका इनका ध्यान आकर्षण होगा भारत सरकार का। तब फिर हम लोगों ने अपनी समीक्षा खुद करना शुरू किया। अपनी समीक्षा तो पहली बार साथियों भोपाल में हमने 2008 में, जहाँ बैतूल के नृत्य वाले साथी आए थे, संस्कृति वाले साथी आए थे, ऐसे लोगों के माध्यम से वहाँ पहला भेल में BHL भोपाल में हम लोगों ने पहला आयोजन किया और वहाँ से घोषणा किए कि हर जिले और हर तहसील ब्लॉकों में होना चाहिए। तो साथियों उसका थोड़ा सा प्रेशर हुआ, कुछ जगह जन चेतना जहाँ जहाँ हमारे अपने लोग समझने लगे कि विश्व आदिवासी दिवस है क्या, इसकी बात क्या है, उसको तरीके से जब समझाया जाने लगा साथियों, तो उनके दिल दिमाग में भी हौसला आया। नहीं, ये तो हमारे हक और अधिकार की बात है और यहाँ के नहीं दुनिया के लेवल पे हमारे लिए सोचा जा रहा है, इसलिए क्यों ना हम सरकार के कान में जूरेंगे। इसलिए हमको स्वयं ये विश्व आदिवासी दिवस की कल्पना करते हुए उसको मनाना चाहिए। और हम अपने बैठ के, मान लो यहाँ जिले भर के लोग बैठे हैं, तो जिले भर के लोग ये कल्पना करके कि हमारे लिए क्या क्या हुआ, विश्व जो आदिवासी दिवस में क्या क्या आप लोगों को भेजना चाहिए, कलेक्टर को भेजना चाहिए जिले की समीक्षा कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया। सारे देश भर के और सारे देश भर के जो कलेक्टर से लेके राज्यपाल से लेके फिर राष्ट्रपति तक ये समीक्षा जाती है कि हमने ओवरऑल हमने इस देश के जो मूल निवासी आदिवासी हैं इनके लिए हमने क्या किया। इस बात की समीक्षा की रिपोर्ट प्रतिवर्ष कहाँ जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहिए। लेकिन साथियों आज भी, और इसलिए गांव-गांव गली-गली सिर्फ हमको सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये हर्ष और उल्लास अच्छी बात है, लेकिन हमें किस मकसद के लिए ये कार्यक्रम होता है उसके मकसद को हमको समझना पड़ेगा। सभी लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों को इस तरह आज का जो ज्ञापन है उसमें एक लाइन जरूर लिखना चाहिए कि आप लोगों ने जिले भर के आदिवासियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है उसके हिसाब से आपने उनके विकास के लिए क्या क्या किया, इस बात की भी एक लाइन उसमें जोड़ना चाहिए। ज्ञापन में हम लोग कहते ये पुलिया नहीं है तो वहाँ ऐसे नहीं है तो वहाँ अन्याय हो गया, ये अत्याचार है, ये छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जो बड़ी बात है जो कलेक्टर को करना चाहिए, बड़ी बात है जो राज्यपाल को करना चाहिए, बड़ी बात जो राष्ट्रपति को करना चाहिए, वो बातें साथियों गौड़ हो जाती हैं, वो बातें किनारे रह जाती हैं। इसलिए ये बात की जो आप लोग ज्ञापन देंगे अच्छी बात है, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन बौद्धिकता के साथ मनाएं साथियों, क्योंकि बौद्धिकता के साथ ही हम आगे जाएंगे। नहीं तो उनकी नज़र में क्या होता है, हम ज्ञापन देने जाते हैं, ये रैली डांस या अन्याय अत्याचार भी होता है तो इसका ज्ञापन देने जा रहे हैं तो डांस करते हो जा रहे हैं। तो शासन की साइकोलॉजी होती है, शासन का मनोविज्ञान होता है, अरे इनको तो कोई गुस्सा नहीं है, ये तो नाचते गाते ज्ञापन यापन देके चले जाएंगे। तो उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है कि नाम ये गुस्से में आए हैं तो पूरा गुस्सा दिखना चाहिए, पूरे गुस्से के साथ हमको दिखाई देना चाहिए। तब होगा साथियों हमारी इस समुदाय का, हमारे आदिवासियों का, और जब आदिवासियों का हित होगा तो दुनिया जानती है कि आदिवासियों के कारण दुनिया इतनी स्टैंडिंग हुई है। तो आदिवासियों के कारण जिला क्या प्रदेश क्या देश भी सब साथियों आगे जा सकता है, देश भी अच्छे
संस्कारवान लोग पैदा कर सकता है। आज जो अन्याय, अत्याचार, शोषण इस तरीके की बातें हैं वो केवल आदिवासी संस्कृति के यदि लक्षण हैं, उनको यदि अडॉप्ट किया जाए, उनको यदि ग्रहण करती है ये सारे देश की जनता, तो निश्चित रूप से एक सभ्य सुशील और इंसान पैदा होगा, एक इंसानियत पैदा, क्योंकि वो प्रकृतिवादी आदमी है, इसलिए प्रकृति के जैसे उसका गुणधर्म होता है, प्रकृति जैसे उसका स्वभाव होता है, जिस तरीके से प्रकृति किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करती, उसी तरीके से इस आदिवासी समुदाय भी उसी की जड़ है। और इसीलिए उसी जड़ को सींचने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस के रूप में आप लोगों ने यहाँ मुझे जो अवसर दिया, इस आयोजन में मुझे बोलने का अवसर दिया, इस सब के लिए मैं आज सभी को बधाई देता हूँ। और सब चिंतन मंथन करेंगे, ये आगे अपने कारवां को ले जाएंगे। इतनी बात करके मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय सेवा, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम दादा, आपने कम समय में इतनी बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो है कि 9 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और किन लोगों ने हमारी रख रखाव और हमारी संस्कृति के धरोहर को बचाने के लिए उनने इस कार्यक्रम और इस तरह के आयोजन करने के लिए जो है हमें सुझाया और बताया। उन सभी चीजों को हमें बताने का आपने प्रयत्न किया, उसके लिए मैं आप सभी को आपको और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सगा समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।